हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन खान्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर का मतलब क्या होता है या किसी भी ऑर्गन का फेल्योर का क्या मतलब होता है। तो आज ये समझते हैं हम लोग रीनल फेल्योर या फिर ऑर्गन फेल्योर किसे बोलते हैं। जब कोई भी ऑर्गन का हम लोग बोलते हैं कि उसका फेल्योर हो गया, चाहे वो हार्ट फेल्योर हो, चाहे वो रीनल फेल्योर हो या वो रेस्पिरेटरी फेल्योर ही क्यों ना हो, तो फेल्योर का मतलब हमेशा होता है कि जो उस ऑर्गन की पर्टिकुलर फंक्शनिंग थी उसको वो ऑर्गन क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है, वो फंक्शनिंग वो नहीं कर पा रहा है। तो रीनल फेल्योर क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं क्या, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, या दूसरे वर्ड्स में हम इसे बोल सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन, इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन। हम क्या बोल सकते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन। ये होता है जनरली आप लोगों का क्या, रीनल फेलियर। अब आपके बॉडी में रीनल फेलियर जो होते हैं वो दो टाइप्स का होता है। वो जनरली कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का देखने को मिलता है। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। जनरली इन दोनों में डिफरेंस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो हम एक एक करके इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। एक तरफ लिखेंगे एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग क्रोनिक रीनल फेलियर। अगर हम बात करें एक्यूट रीनल फेलियर की, एक्यूट का मतलब ही क्या होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर। एक्यूट का मतलब ही क्या होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर। तो हम जनरली बोलते हैं अगर सडन इम्पेयरमेंट हो जाए, सडन इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी फंक्शन अगर हो जाए, अचानक से देखते ही देखते एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर ही क्या हो जाए, यहाँ पे किडनी का फंक्शन क्या हो जाए, लॉस हो जाए, हम उसे बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। और आखिर ये होता किसकी वजह से है, ये जनरली क्या होता है, हाइपोक्सिया की वजह से होता है। अगर रीनल टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, उसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाइपोक्सिया की वजह से सडन इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन देखने को मिलता है। और ये जनरली हाइपोक्सिया होता क्यों है, वो इसलिए होता है ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से। ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से कई बार ट्यूबुल्स का क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई लैक हो जाती है, जिससे हाइपोक्सिया होता है और सडन इंपेयरमेंट हो जाता है रीनल फंक्शंस का। क्लियर है, ये होता है हमारा एक्यूट रीनल फेलियर। और आपका क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर जनरली सडन नहीं होता है, ये स्लोली स्लोली होता है और प्रोग्रेसिव होता है। स्लोली स्लोली होता है और प्रोग्रेसिव होता है, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे से होगा। और धीरे धीरे से क्या होगा, रीनल फंक्शंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कभी कुछ लेकिन धीरे धीरे होगा। ठीक है, जनरली इसका मोस्ट कॉमन जो कोज होता है, जैसे इसका मोस्ट कॉमन कोज हमने बोला कि भैया हाइपोक्सिया होता है, उस तरह से क्रोनिक रीनल फेलियर का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। यानी कि अगर आप इस एक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट ना करें या एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन कंटिन्यूस बनी रहे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ARF के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक्यूट रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि नॉर्मल कितनी होती है, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे देखने को मिलती है। तो ये कितने से कम हो जाती है, 125 ml पर मिनट से क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, यानी कि GFR डिक्रीज हो जाती है। और आपके क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर भी GFR क्या हो जाती है, डिक्रीज देखने को मिलती है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। क्या क्रिएटिनिन लेवल कहीं में घटता है, नहीं। अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्रिएटिनिन एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो क्रिएटिनिन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, बढ़ने लगेगा। उसके अलावा अगर हम देखें बन का लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, बन बोले तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्या ये बढ़ेंगे या घटेंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक तरह से वेस्ट हैं, तो ये भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जिस तरह से क्रिएटिनिन इंक्रीज होगा उसी तरह से बर्न भी इंक्रीज होगा। क्लियर है। और ये जो बर्न का इंक्रीज होता है वो एक्यूट रीनल फेल्योर का क्लासिकल फीचर होता है। ये इसका क्या होता है, क्लासिकल फीचर होता है। और इस
कंडीशन को, इस फीचर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एजोटीमिया के नाम से जानते हैं। यानी क्वेश्चन आता है ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर इज करेक्टराइज्ड बाय एजोटीमिया। और एजोटीमिया क्या होता है? बन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाना। कितने से ज्यादा बढ़ जाना? 25 mg/dl से ज्यादा बढ़ जाना। इज दैट क्लियर? अब उसी तरह से बन का लेवल बढ़ता तो सीआरएफ में भी है, यानी क्रोनिक रीनल फेलियर में भी बढ़ता है, लेकिन बन का लेवल बढ़ना आपका सीआरएफ का क्लासिकल फीचर नहीं है। तो अब क्लासिकल फीचर क्या है सीआरएफ का? तो हमें ध्यान में रखना है यूरिया का बढ़ना, यानी कि यूरिक एसिड का इंक्रीज होना। यूरिक एसिड का इंक्रीज होना, ये क्लासिकल फीचर है क्रोनिक रीनल फेलियर का। इसीलिए हम इसे यूरेमिक डिजीज भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसे यूरेमिक डिजीज के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे यूरीमिया के नाम से भी जानते हैं। एआरएफ को एजोटीमिया करेक्टराइज करता है और आपका सीआरएफ यानी क्रोनिक रीनल फेलियर को यूरीमिया डिस्क्राइब करता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो एआरएफ होता है वो रिवर्सिबल हो सकता है। एआरएफ इज रिवर्सिबल, यानी कि कुछ खुद से कुछ टाइम में सही हो सकता है, लेकिन आपका सीआरएफ रिवर्सिबल नहीं होता है। इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है? पुअर होता है। अगर सीआरएफ हो गया है तो ठीक होना बहुत ही बहुत मुश्किल है। क्लियर है? उसके बाद हम बोलते हैं एआरएफ में क्या आपको डायग्नोसिस की नीड पड़ती है? नो नीड ऑफ डायलिसिस, नो नीड ऑफ डायलिसिस। लेकिन यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस के साथ साथ आपको क्या करना पड़ सकता है? किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो ये चीजें, ये जनरली डिफरेंस होता है किसके बीच में? एक एआरएफ के बीच में और क्रोनिक रीनल फेलियर के बीच में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में देखिए, काफी मोटी मोटी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया किसकी वजह से होता है? ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से। अब इसके और क्या कोज हो सकते हैं? अगर हम इसके कोज को डिफाइन करें, क्लासिफाइड करें, तो जनरली इस ट्यूबुलर नेक्रोसिस या फिर हाइपोक्सिया होने के तीन कोज, तीन तरीके से कोज हो सकते हैं। एक होता है प्री रीनल कोज, प्री रीनल कोज। दूसरा होता है आपका रीनल कोज, रीनल कोज। एंड तीसरा आपका होता है क्या? पोस्ट रीनल कोज, पोस्ट रीनल कोज। आई होप आपको ये तीनों समझ में आया। तीनों फीचर है प्री रीनल, रीनल से पहले, रीनल वाले कोज और रीनल के बाद की कोज, है ना। अब प्री रीनल कोज में क्या क्या चीजें आ सकती है? यानी ऐसी चीजें जिसकी वजह से क्या हो सकता है? हाइपोक्सिया हो सकता है। अब आप खुद समझदार हैं, अगर बंदे को क्या हो, सीवियर डिहाइड्रेशन हो, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि उसमें हाइपोक्सिया होगा? ऑब्वियस होगा, शॉक में जा सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। या बंदे को क्या हो रही हो? सीवियर वॉमिटिंग हो रही हो, ये भी किस में आता है? प्री रीनल कॉज में आता है। नहीं, रीनल सिस्टम के इन्वॉल्व होने से पहले ही क्या हो रही है? ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। किस किस वजह से? डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है कि नहीं? बर्न की वजह से हो सकता है, बर्न की वजह से हो सकता है। उसके अलावा क्रोनिक हार्ट फेलियर, बेचारा हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा हो, क्रोनिक हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। एमआई की वजह से हो सकता है, ठीक है। हार्ट ब्लॉक की वजह से भी हो सकता है। यानी वो सारे रीजन जिनकी वजह से ब्लड पंप ना कर पाए ब्लड को, यानी हार्ट ब्लड को ना पंप कर पाए, वो सारे के सारे किस में आएंगे? प्री रीनल कॉज में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देखने को मिल सकता है भाई आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, हम बोल सकते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस।
एंड उसके अलावा अगर हम बात करें, हम बोल सकते हैं रीनल आर्टरी एन्यूरिज्म। तो ये कुछ कॉज है जिनके वजह से क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, और इन्हें हम लोग किसके अंडर कंसीडर करते हैं, प्री रीनल कॉज के अंदर कंसीडर करते हैं। आई होप को ये आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देन हम देखते हैं इंट्रा रीनल कॉज, यानी खुद किडनी में ऐसे क्या क्या कॉज होने को देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉज आ सकता है क्या, अगर क्या हो, रीनल की या किडनी की क्या हो, मैलिग्नेंसी हो, किडनी की क्या हो, मैलिग्नेंसी हो, किडनी ही बेचारी क्या पड़ी है, खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। या फिर किडनी में कोई ट्यूमर हो, किडनी में क्या हो, कोई ट्यूमर हो। उसके अलावा कोई किडनी की डिजीज हो, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, ठीक है। हो सकता है पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है रीनल स्टोन हो, रीनल स्टोन हो। इन सब कुछ कॉजेस की वजह से क्या हो सकती है, रीनल कॉज की वजह से भी किडनी फेल्योर हो सकता है। उसके अलावा पोस्ट रीनल कॉज में क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई क्या पता यूरिन अटक गया हो, या उसके आगे सप्लाई, उसके आगे एग्जिट आउट होने में क्या हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रहा हो, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन क्या हो गया हो, फेल हुआ। मान लो यूरेटर दबा हुआ है, ठीक है, यूरेटर दब गया है, सप्लाई आगे नहीं हो पा रही, और यूरिन क्या हो गया, इकट्ठा हो गया रीनल सिस्टम के अंदर, ठीक है, आपके किडनी के अंदर, तो वो किडनी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। जनरली इसके कॉज हो सकते हैं क्या, यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस यानी कि आपके यूरिनरी सिस्टम का आपका कोई भी क्या हो सकता है, स्टोन, ठीक है। उसके अलावा स्टोन का ब्लेडर, स्टोन ब्लेडर हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है यूरेथ्राइटिस हो जाए, यूरिथ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा देखने को मिल जाए, सिस्टाइटिस हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, हो सकता है क्या पेरिपिज्म हो जाए, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि ग्लांस पेनिस के अंदर क्या हो जाए, ब्लड का कलेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से आगे ना हो, यूरिन ना हो, हम बोल सकते हैं यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी डिजीज जिसकी वजह से क्या हो, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो। वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके पोस्ट रीनल कॉज में आएंगे। आई होप आपको ये तीनों कैटेगरी समझ आई हो। कॉज में आता है प्री रीनल, किडनी से पहले, एंटर होने से पहले, फिर रीनल कॉज रीनल के सिस्टम के अंदर, यानी किडनी के अंदर खुद, और फिर पोस्ट रीनल यानी कि किडनी से निकलने, बाहर निकलने के बाद में। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स, अब देखिए क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है। क्लिनिकल फीचर्स में ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले तो आपको देखो बहुत सारे क्या फ्लूइड पे इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोलाइट पे इफेक्ट आएगा, बीपी पर इफेक्ट आएगा। तो हम सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर वॉल्यूमिक, क्योंकि एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, यूरिन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, पानी एग्जिट आउट नहीं हो रहा, पानी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, हाइपर वॉल्यूमिया हो रहा है। क्या देखने को मिल सकता है, हाइपर वॉल्यूमिया देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हाइपर टेंशन देखने को मिलता है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, हाइपर टेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड पे क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं ओडिमा हो सकता है। अब जब फ्लूइड रिटेन होगा तो ओडिमा भी तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्पेसिफिकली कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, स्पेसिफिकली कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज, यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सोडियम कम हो जाएगा बॉडी से, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया, और क्या बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया। ये दो इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं। और जब हाइपर कैलीमिया होता है तो इस ईसीजी में क्या देखने को मिलती है, टॉल टी वेव, टॉल टी वेव देखने को मिलती है। क्लियर है। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो क्या देखने को मिलेगा, कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ये तो फिक्स है।
क्या देखने को मिलेगा, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जीएफआर डिक्रीज हो जाएगी, जीएफआर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन है, बन है, यूरिक एसिड है, ये सब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये सब के सब क्या आ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बी को यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में भी पहुंच सकते हैं और ट्रिमर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है और डिसओरिएंटेड भी हो सकता है। जनरली ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्लिनिकल फीचर होते हैं किसके, हमारे हम बोल सकते हैं ARF के, यानी कि एक्यूट रीनल फेल्योर के। उसके बाद आपकी जो ARF होती है इसकी कुछ फेजेस होती हैं, इसकी कुछ क्या होती है, फेजेस होती है। और वो फेजेस कौन कौन सी होती हैं आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो फेज आती है वो आती है ओलिग्यूरिक फेज। सबसे पहली फेज आती है ओलिग्यूरिक फेज। जनरली ये आपकी जो फेज चलती है ये 3 से 7 दिन तक देखने को मिलती है, 3 to 7 days तक। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे यूरिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट कितना रह जाता है, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे रह जाता है। कितने से भी कम, लेस देन 400 ml पर डे देखने को मिलता है ना। जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल फीचर भी हम लोग जो पहले लिखे हैं वो सारे फीचर साथ में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। फिर सेकंड फेज आती है आप लोगों की, ये थी फर्स्ट फेज। देन फिर सेकंड फेज आती है और सेकंड फेज होती है कौन सी, डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज, और इस डायूरेटिक फेज के अंदर क्या होता है, यूरिन आउटपुट अब एकदम से बढ़ जाएगा और यूरिन आउटपुट कितना हो जाएगा, मोर देन 3000 ml पर डे हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी नंबर पे थर्ड फेज जो देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पे जो फेज देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, रिकवरी फेज। रिकवरी फेज, इस रिकवरी फेज में सारी की सारी फीचर्स क्या होने लगती हैं, रिजॉल्व होने लगते हैं। जनरली ये 8 से 15 दिन की होती है। कौन सी, हमारी डायूरेटिक फेज, जिसमें यूरिन आउटपुट फिर से बढ़ जाता है। और आपकी रिकवरी फेज जनरली हम बोल सकते हैं मंथ टू ईयर तक चल सकती है, मंथ टू ईयर तक भी ये चल सकती है। ठीक है। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं जो डायूरेटिक फेज है, इसमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है। डायूरेटिक फेज में जनरली क्या होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, बीपी भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जनरली जो फीचर होते हैं उल्टे होने लगते हैं, है ना। एडिमा भी क्या हो जाता है, एडिमा भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम जो इम्बैलेंस है ये क्या हो जाता है, इम्बैलेंस डिसअपियर हो जाता है, प्रॉपर सही हो जाता है पूरा का पूरा इम्बैलेंस, है ना। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं क्या, किडनी फंक्शन क्या होने लगते हैं इस फेज में, डायरेटिक फेज में किडनी फंक्शन क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। फंक्शन क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। उसके अलावा जीएफआर वापस से क्या हो जाती है, जीएफआर फिर से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन एंड बन क्या हो जाते हैं, फिर से डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है जनरली किसके अंदर, फेजेस के अंदर। फेजेस 3 है, ओलिग्यूरिक फेज 3 to 7 days की, देन डायूरेटिक फेज 8 to 15 days की, एंड द लास्ट वन इज रिकवरी फेज। इसमें क्या होता है, सारे के सारे ऑल किडनी फंक्शन क्या होती है, किडनी वापस से पूरी की पूरी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, डायग्नोस्टिक इवालुएशन करना होता है। हमें क्या करना होगा, डायग्नोस्टिक इवालुएशन करना होगा। ठीक है। और डायग्नोसिस में आप लोगों को मैं लगभग लगभग सारे टेस्ट करवा चुका हूँ। जनरली हमें क्या करवाना होता है, डॉक्टर क्या क्या करवाता है, केएफटी करवाता है। ठीक है। उसके अलावा जिसमें हम लोग केएफटी के अंदर हम लोग क्या देख लेते हैं, क्रिएटिनिन, बन, यूरिक एसिड। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस एंड उसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या, इंट्रावेनस पाइलोग्राम कर सकता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं कि कोई प्रीरीनल कोज तो नहीं है, एंजियोग्राफी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं।
बायोप्सी कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ फीचर होते हैं जो आप लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं कि भाई किडनी में कौन सा बीमारी है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका मैनेजमेंट करना होता है। अब देखिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैनेजमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज आपको क्या मैनेज करना है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट में भी कौन सा मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट है ना। और मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले आपको क्या रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व हाइपर कैलीमिया, रिजॉल्व हाइपर कैलीमिया। और अगर हाइपर कैलीमिया को आपको रिजॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या देना है, सबसे पहले आप लोग दे सकते हैं क्या, कैल्शियम ग्लूकोनेट। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट के बाद आप दे सकते हैं क्या, इंसुलिन आर। आप दे सकते हैं क्या, इंसुलिन आर या फिर प्लेन इंसुलिन, किसके साथ में, डेक्सट्रोज के साथ में। जनरली क्या किया जाता है, 50 ml ऑफ डी 50 के साथ में हम क्या कर देते हैं, आपका 10 यूनिट ऑफ प्लेन इंसुलिन यानी कि इंसुलिन आर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं आईवी रूट के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। ये भी ना हो पाए तो फिर हम लोग चौथे नंबर पे क्या दे सकते हैं, केक्साइलेट दे सकते हैं, केक्साइलेट। ये दो फॉर्म में दे सकते हैं, एनीमा भी दे सकते हैं और दूसरा हम इसकी सिरप भी दे सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल होती है। ये जनरली ट्रीटमेंट होता है किसका, हाइपर कैलीमिया का। जनरली जो आपका ये कैक्साइलेट होता है, ये क्या होता है, सोडियम पॉलीएस्टरीन सल्फेट होता है, ठीक है, जो कि रेजिन एक्सचेंज के थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम के बैलेंस को क्या करता है, प्रॉपर कर देता है। सेकेंड नंबर पे हमें ट्रीट करना है क्या, इस पेशेंट का हाइपरटेंशन। हमें क्या ट्रीट करना है, हाइपर टेंशन ट्रीट करना है। और हाइपर टेंशन ट्रीट करने के लिए सिंपल सी बात है, आप एमलॉन्ग दे दीजिए या और कुछ भी चीज आप लोग दे सकते हैं। जनरली इसमें जो क्राइटेरिया होता है, अगर एज क्या है, अगर एज लेस देन 50 ईयर है तो हम लोग देखते हैं क्या, एसीई इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर प्लस साथ में, इनहिबिटर प्लस साथ में बीटा ब्लोकर, साथ में हम देते हैं बीटा ब्लोकर। और अगर एज क्या है, मोर देन 50 ईयर्स है तो हमें क्या देना होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डायूरेटिक्स। ये आपको ध्यान में रखना होता है क्या, एज ग्रुप के बेसिस के ऊपर। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, देखा कि हम लोगों को क्या हाइपरटेंशन की मेडिसिन देनी है। जनरली आप अगर एसी इनहिबिटर में देखेंगे तो जो आपकी कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिल है, ये सारी एसी इनहिबिटर के अंदर आती है, जैसे कि रामीप्रिल हो गई। और आपकी जो बीटा ब्लॉकर्स होती है उसमें आपकी जितनी भी लॉल वाली होती है ना, प्रोपानोलॉल, लेबाटालॉल, एस्मोबोटॉल, नाडालोल, बहुत सारी क्या होती है, ड्रग्स होती हैं। फिर अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल देखें तो मेनली जो आपको देखने को मिलता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आप लोगों की यही सारी एम्लोडिपिन, डिल्टियाजिन, निफिडिपिन, वेरापेमिक एसिड, इस तरह की क्या है, बहुत सारी ड्रग्स देखने को मिलती हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आपको फार्मा में आप लोग पढ़ लेंगे सभी लोग और आप लोगों को काफी चीजें पता भी होंगी। फिर हम लास्ट में देखते हैं क्या, इसके अंदर एक टॉपिक नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। वो हमने देखा था मेडिकल मैनेजमेंट, यहाँ हम देख रहे हैं क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है आप लोगों को। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनटेक आउटपुट क्या करना है, इनटेक आउटपुट क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है, मॉनिटरिंग या फिर चार्टिंग। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, डेली वेट मेजर करना है कि कहीं फ्लूइड रिटेन तो नहीं हो रहा, डेली वेट मॉनिटरिंग करनी है। उसके अलावा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। उसके अलावा आपको यूज करना है एसेप्टिक टेक्निक का, यूज ऑफ एसेप्टिक, एसेप्टिक टेक्निक्स का। एंड उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट क्या करनी, डाइट देनी है, हाई कैलोरी डाइट देनी है। उसके अलावा लो प्रोटीन डाइट देनी है। स्पेशल पॉइंट स्टार जरूर लगा के रखिएगा, डाइट में याद रखिएगा
हाई कैलोरी डाइट बट शुड नॉट गिव प्रोटीन डाइट। आपको प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। अगर आप रीनल फेलियर के पेशेंट हो तो प्रोटीन गलती से भी नहीं लेना है, या लेना है तो बहुत कम लेना है, लो प्रोटीन डाइट लेनी है। उसके अलावा लो सोडियम डाइट लेनी है, उसके अलावा लो सोडियम डाइट एंड हाई हाई पोटेशियम डाइट। हाई पोटेशियम डाइट ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड को क्या देना है, उसको देना है। और अब यहाँ पे आईवी फ्लूइड किस हिसाब से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आईवी फ्लूइड कैसे देते हैं, आईवी फ्लूइड देने का तरीका होता है आउटपुट आउटपुट प्लस 600 ml। आउटपुट से 600 ml ज्यादा हम लोगों को क्या देना है, वाटर देना है, इनटेक देना है। ठीक है, उसके अलावा आपको स्किन केयर भी यहाँ पे करनी होगी। इज दैट क्लियर? ये आपका होता है क्या, आपका एक्यूट रीनल फेल्योर, यानी कि जो सडन एकदम किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, वो क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वो हम लोगों ने देखा था। जनरली मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ में। डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट डिटेल वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना, ताकि और मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू।